जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस तारा में। और हमारे क्लास 10th के एमसीक्यू क्विज सीरीज में, जहां पे हमने इतिहास को समाप्त कर दिया है और ज्योग्राफी के आखिरी अध्याय में, जिसे हम कहेंगे क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको भी आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि कौन से चैप्टर का चाहिए, सिविक्स का चाहिए या इकोनॉमिक्स का चाहिए, आप हमको बताएंगे। हम फिर उसके बाद उस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्या कि कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो सिलचर से पोरबंदर तक है ना, सिलचर से पोरबंदर तक। भारत के मानचित्र को जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पे एक है सिलचर, है ना। सिलचर तो यहाँ पे क्या है, गुजरात में यहाँ पे पोरबंदर है ना, महात्मा गांधी जहाँ जन्म लिए थे। तो सिलचर से पोरबंदर के बीच में ये सबसे क्या बोल रहा है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो हो जाता है वो आपस में जोड़ता है, वो क्या हो जाता है, सिलचर और पोरबंदर का हो जाता है। कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है और जो सुरक्षित भी है। तो आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो सबसे सुरक्षित और अंतः स्थलीय का मतलब क्या होता है कि एक सुरंग के टाइप का कि बंदरगाह बनाया जाता है, जहां पे जहाज अंदर से ही आकर ऊपर से ढका हुआ, मतलब ऊपर से छत के समान होता है और अंदर से जहाज जाती है और वहां से निकलती है। खास करके उसे पनडुब्बी में उस प्रकार के पत्थर का पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है ना, पनडुब्बी में। तो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला हमारा जो सवाल है, रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो रेल क्या बोलते हैं कि रेल परिवहन को के वितरण को, अर्थात रेल को कहीं से गुजारने के लिए क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो बोला भू आकृतिक कारक। आपको पता है कि रेल को सीधी पटरी पर दौड़ाने के लिए, रेल को दौड़ाने के लिए पटरी कैसी चाहिए, एकदम सीधी चाहिए। लेकिन क्या हमारी भू आकृति एक समान है, नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, पर्वत है, गड्ढा है, ऊंच है, नीच है, टेढ़ है, भचक बहुत सारा होता है। जहां पे आपको एक सीधे समानांतर काटा जाता है तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है, ट्रेन की पटरी को बिछाने में खर्चा कर देता है, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, आर्थिक कारक। क्योंकि पूरी तरीके से वो हैवी मशीन होता है, पूरी ट्रेन जो होती है लोहे से बनी होती है, बहुत ज्यादा हैवी खर्च आता है, एक आर्थिक कारक हो जाता है। और प्रशासनिक कारक भी आ जाता है ना, प्रशासनिक कारक आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम जो ऑप्शन देखेंगे वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं। तो केवल एक है। अभी कौन से हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कौन सा परिवहन साधन तेज और आरामदायक है। तो हम क्या कहेंगे, जल। नहीं भैया, बहुत स्लो है। उससे थोड़ा ज्यादा फास्ट क्या है, सड़क परिवहन हो। यहाँ पे सबसे फास्ट क्या हो जाएगा, वायु परिवहन। अर्थात जिस सफर को तय करने में आपको 36 घंटा लगता है, उसी सफर को अगर वायुयान से आप तय करेंगे तो लगभग 2 घंटे में आपके उस सफर को तय कर देता है ना। 2 घंटा यहाँ पे मान सकते लगभग 3 से 4 घंटा, लेकिन बहुत ही तेज गति से आपको ये पहुंचाने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में से किन स्थानों के बीच बना है, मतलब एनएच नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक बना है। तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला सवाल है, देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं। तो देश के प्रमुख संचार साधन आपका क्या है, तो हम बातों को कैसे फैलाते हैं दूर 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 तक, तो दूरदर्शन से, रेडियो से, प्रेस तथा सिनेमा से, अर्थात अखबार माध्यम या अखबार के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से हम किसी भी बातों का संचार करते हैं, बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार सभी से हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समुद्र मार्ग से, हवाई मार्ग से या स्थलीय मार्ग से
तो किसी से भी आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्थलीय मार्ग से आप दूर दराज देशों से व्यापार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो जल परिवहन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है राष्ट्रीय, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है अंतरराष्ट्रीय। तो 2 प्रकार के साधन, जल संसाधन, जल परिवहन के 2 साधन है ना। अगला है क्या? कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपका महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ, अर्थात हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसकी पाइपलाइन को बिछाया गया है। यहां से आप देखेंगे ये गुजरात है ना, और गुजरात है, उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे आपका चल जाता है उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात हजीरा जो है आपका यहाँ से ट्रायंगल बनाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र आपका जुड़ा हुआ नहीं है। उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, किसे जोड़ता है? तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा, आप भारत के मानचित्र को देखेंगे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा श्रीनगर, और यहाँ पे जाएंगे तो मेरा कन्याकुमारी है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने का जो हो जाता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, अर्थात ये भी क्या एक लंबा क्या बोलते हैं राजमार्ग है, और इसी को कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो एक ही शब्द जुड़ेगा क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार करता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य। सवाल को बार पड़ेगा कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से, क्योंकि वह जो सेक्टर है बहुत ही आरामदायक हो जाता है। जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो किसे होता है? तो किसका होगा? राष्ट्रपति क्यों करेगा जिला स्तर का? प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा, कौन करेगा? जिला परिषद करेगा, है ना। भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच में चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाया गया था। ये कहां किस स्थान किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। लगभग 35 किलोमीटर के समथिंग इसको चलाया गया था। कौन उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? तो आपका उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन नई दिल्ली रेलवे जंक्शन हो जाता है ना। इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है? तो रेलगाड़ी पुराना है ना। ट्रक क्या है? ये भी पुराना है। तीन में से कोई नहीं जगह पर नहीं पाइपलाइन होगा, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से, अब पाइपलाइन भी क्या हो गया है, एक प्रकार से परिवहन का कार्य करती है। जानते हैं कि आप अब आपके यहाँ सिलेंडर भी पाइपलाइन के माध्यम, गैस भी पाइपलाइन से पहुंचता है, जल भी पाइपलाइन से पहुंच रहा है, तो लगभग कई सारी चीजों को अब पाइपलाइन से भेजा जा रहा है। तो नया परिवहन किसे कहा जाता है? तो आपका नया परिवहन कहा जाता है पाइपलाइन परिवहन को। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का कहाँ पे होगा? भोपाल तो उत्तर में नहीं आएगा, बेंगलुरु दक्षिण में आता है, श्रीनगर एकदम उत्तर में आ जाता है, और उत्तर के मध्य में लगभग जो आ जाता है, और श्रीनगर में उत्तरी रेलवे चलती नहीं है, तो इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत में विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ना। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान करता है? तो वह करता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर जो करता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी सेवाएं वो प्रदान करता है। और हाल ही के वर्षों में भारत किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? तो आज के दौर में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जो अर्जित कर रहा है वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्जित कर रहा है। परिवहन क्यों आवश्यक है?
इसके बाद फिर एमसीक्यूज है। हम हर दिन वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जहां पे आप कह दें बस सर हो गया, अब इसी प्रकार का वीडियो हमको चाहिए। तो इसीलिए हम चीजों को बदल बदल कर लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या लगातार वीडियो में लाई थी कि हम केवल एमसीक्यूज लाते थे और अंत में थ्योरी पोर्शन रखते थे, लेकिन इस बार बदल कर देख रहे हैं कि क्या पता क्या आप लोग को अच्छा लग जाए। तो बोला क्या परिवहन किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। ये हकीकत बात है कि जिसको आप जिस दूरी को आपको तय करने में लंबा समय लगता है, यहाँ पे बहुत ही कम समय लगता है। परिवहन आवागमन का साधन होता है। यह कृषि और उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में सहायक होता है और यह किसी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी सहायक होता है। सड़क परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखेगा तो हमको पता है क्या? पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा जो हो जाता है वो जल परिवहन। जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक हैं? अर्थात हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पे बातों का या वस्तुओं का आदान प्रदान क्यों जरूरी होता है? बड़ा संचार किसी भी प्रकार की सूचना को लोगों तक पहुंचाने में सहायक होता है या देश विदेश की खबरों को लोगों तक पहुंचाता है। यह परिवहन, उद्योग तथा व्यापार के विकास में सहायक होता है, किसी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में सहायक होता है, यह लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन है। इन सभी कारणों से यह जीवन के लिए अति आवश्यक हो जाता है। अगला हम सवाल की ओर चलेंगे। संचार के साधन, कितना साधन? तो 4 साधन। कि संचार को कितने साधन से भेजा जा सकता है? तो टेलीविजन हो जाएगा, रेडियो, डाक और समाचार पत्र, ये 4 आपके संचार के साधन हैं। भारत के विशाल मैदान में रेल मार्ग का जाल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक क्यों है? तभी हम इसके वीडियो के माध्यम से ही बताए कि पर्वतों और पहाड़ों के बीच में किसी भी कार्य को करने से, खास करके रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, सीधी लाइन बिछाने के लिए बहुत ही ज्यादा कटाव छटाव करना पड़ता है, जहां पे सरकार को महंगा पड़ जाता है और क्या हो सकता है भूस्खलन की जो खतरा है वो बनी रहती है। इसलिए क्या बोल रहा है कि भारत के विशाल मैदान में अर्थात उत्तर भारत में जितना सारा रेल मार्ग है वही रेल मार्ग उतना पर्वतीय क्षेत्र में क्यों नहीं है? बड़ा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र काफी दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर्वत की चट्टानों को काट कर तथा घाटियों को भरकर रेल लाइनें बिछाना काफी महंगा भी है और कठिन भी है। भारत का मैदानी भाग समतल है जहां रेल मार्ग महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन भी है। जन संचार क्या, अर्थात लोगों का संचार क्या? बोला क्या भारत के कुछ संसाधनों द्वारा सूचना को बहुत तेजी से लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है। इसे जन संचार हम कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि, है ना। आज भारतीय रेलों के सामने कौन कौन सी समस्याएं या चुनौती है? तो भारतीय रेल के बीच में सबसे बड़ा बात क्या है कि हम मुफ्त की यात्रा ज्यादा कर जाते हैं, अर्थात बिना टिकट का सफर करना, जंजीरें खींच कर लेना अर्थात चेन को खींचना, बार बार रोकना जिससे रेलगाड़ी को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर पहुंचने में देर हो जाता है, रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग एवं चोरी करना इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। कोई भी आदमी बैठ गया तो सीट फाड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, नल तोड़ दिया, बोतल ठूस दिया, कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार के लोग जैसे जैसे लोग होते हैं, जैसी जिनकी मानसिकता होती है उसी प्रकार के वो कार्य को करते हैं। इसलिए भारतीय रेलों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगला क्या सवाल है? राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? वह राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाले सड़क मार्ग को ही राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं, अर्थात इसमें क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे कहते हैं। इनके निर्माण तथा देखभाल की जिम्मेदारी किसी होती है? NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है? तो एक्सप्रेस नहीं, इसे कहा जाता है एक्सप्रेस वे, अर्थात नेशनल हाईवे से ज्यादा सुंदर और तेज तर्रार गाड़ियां जहां चलती है। सरकार ने 4 से 6 लाइनों वाले सड़क मार्ग बनाने की योजना बनाई। इन सड़कों को राष्ट्रीय सुपर महामार्ग का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो लंबी दूरी की यात्रा को तीव्र तथा सुरक्षित बनाना है, अर्थात जो एक्सप्रेस वे बनाया जाता है उसको सुगम बनाया जाता है, चारों ओर पैक किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से पैदल व्यक्ति या जानवर इसके अंदर ना आ जाए, क्योंकि गाड़ियों की गति यहाँ पे तेज होती है तो उसके मरने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस वे महामार्ग से जोड़ने वाला नगरों को नाम बताएं, तो आपको बता दें, है ना।
यहाँ पे है कोलकाता। इससे अच्छा है क्या कि हम एक भारतीय मानचित्र को बनाते हैं ना। इस भारतीय मानचित्र को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इस सवाल के जवाब को आप आसानी से समझ सकेंगे, है ना। देखेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा कोलकाता है, और कोलकाता से यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली से यहाँ पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से यहाँ पे एक जगह है चेन्नई, है ना। तो इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, अर्थात ये 4 महानगरों को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, सब स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर महामार्ग से जोड़े जाने वाले नगरों में से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइन के लाभ बताएं। कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को देखिए खास करके हम बता दें कि जो पाइपलाइन की जो परिवहन है वो अधिकतर आपका लिक्विड पदार्थ या तरल पदार्थ के लिए ज्यादा सुगम होता है, ठोस पदार्थ के लिए नहीं होता है। तो बोला पाइपलाइनों द्वारा परिवहन से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बर्बादी होने की संभावनाएं कम होती है। हकीकत बात है कि लीकेज नहीं होता है। एक पेट्रोल की गाड़ी को ले जाने के लिए खुद पेट्रोल या डीजल खपत करना पड़ता है, तो उन सारी चीजों की बचत होती है। पाइपलाइनों द्वारा कच्चा तेल दूर स्थित तेल शोधक कारखाना तक तथा प्राकृतिक गैस उर्वरकों के कारखानों तक आसानी से पहुंचाया जाता है। अनुकूलतम व्यापार संतुलन का अर्थ बताएं। अर्थात बोला कि भारत का विदेशी व्यापार संतुलन कैसा है। बोला जब किसी देश में आयात से अधिक निर्यात हो, अर्थात हम ज्यादा बेचे खरीदे कम, तो उसे अनुकूल व्यापार कहेंगे। और जब हम बेचे कम और खरीदे ज्यादा तो इसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित व्यापार कर सकते हैं या विपरीत कहते हैं ना। बोला कि जब किसी देश में आयात से अधिक निर्यात हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। भारत का विदेशी व्यापार असंतुलित अर्थात विपरीत में है। हम यह कह सकते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम वस्तुओं को ज्यादा खरीद रहे हैं, बेच हम बहुत कम रहे हैं। अब देखिएगा फिर से ऑब्जेक्टिव की ओर आगे हैं कि इसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है। तो सबसे जो प्रथम श्रेणी का माना गया था वो कार्ड और लिफाफे का माना गया था। किस परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम बताए थे कि सभी हो जाएंगे। वायु परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन, ये सभी प्रकार के परिवहन हो जाएंगे। कौन सा समुद्री पत्तन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है, तो मार्मगावो है ना, मार्मगावो। यहाँ पे कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में आएंगे तो 2 है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन। गोवा में आएंगे तो मार्मगावो आ जाएंगे। कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक में आ जाएंगे तो मंगलुरु आ जाएगा, और यहाँ पे केरल में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका 6 गो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्तन। पश्चिम तरफ 6 गो पड़ता है, पूर्व तरफ 6 गो पड़ता है। तो यहाँ गुजरात में क्या बोल सकते हैं, गोवा में जो है, गोवा में एक पत्तन है जिसका नाम है मार्मगावो पत्तन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लौह अयस्क का निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन माना जाता है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या में से किस भाषा में लिखा गया था, तो किस भाषा में है, तो वो अभी भी किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है। निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है, तो स्थल परिवहन का, तो स्थल में क्या चलेगा, रेल चलेगा, सड़क चलेगा। रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन दोनों चलेगा। तीन में से कोई नहीं की जगह पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना, रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो आपका क्या घटाता है, पाइपलाइन घटाता है ना। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया इसको, तो 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपके देखिए लंबा राजमार्ग जो वो बदल गया है,
लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा, है ना। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो हम यहां कहेंगे क्या, राज्यों की राजधानियों को जो जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहेंगे हम? तो आपको यहाँ पे हम कहेंगे क्या, राजमार्ग, यहाँ पे इसको जिला मार्ग कहा जाएगा। पता नहीं ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एक बार आप इस त्रुटि को एक बार पकड़िएगा, इसकी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बीच में हम गलत जानकारी देना कभी भी उचित नहीं समझते। और जब हम इसको बना रहे थे तो इस पर हमने एक बार कभी इसको देखा नहीं ध्यान से, एक बार फिर से देख लेंगे आगे चल के। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सबसे बढ़िया जो क्या है वो आपका सड़क परिवहन है, क्योंकि सबसे सर्वाधिक मात्रा में हम लोग सड़क परिवहन से ही यात्रा करते हैं। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो नेशनल हाईवे 1 है, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 होती है। बोला ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? जिसको रखा जाता है अन्य सड़कें, है ना। किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला हुआ है? तो ग्रामीण सड़कों को, मतलब प्रधानमंत्री के फंड के द्वारा ग्रामीण सड़कों को बनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था, है ना? तो सीमा सड़क संगठन जो है वो 1960 में बनाया गया था। इसको बोला जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ब्रो, है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय बॉर्डर के आसपास में जो सड़कें बनाने का जो रोड बनाया जाता है उसी को कहा जाता है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी इस संगठन की? तो 1960 में की गई थी। अगला जो हमारा सवाल है कि 12मासी सड़क कौन सी, अर्थात ऐसा सड़क जो 12 महीना अर्थात हमेशा आने जाने के लिए हो सकती है। तो पक्की सड़कें तथा कच्ची सड़कें दोनों ही क्या होती है? 12मासी सड़कें होती है। रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक होता है? तो व्यापार के लिए, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, भ्रमण तथा दीर्घ यात्राओं के लिए, अर्थात एक स्थान से दूसरी, जहां पे हम बोल सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गुजरात इत्यादि वगैरह के लिए, और लंबी दूरी के लिए भी जाती है, अर्थात इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये जो चैप्टर है शायद हमारा अब ये समाप्त हो गया है। लगभग 50-55 प्रश्नों का हमने संग्रह लाया था। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये पहला ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता भी है और ज्यादा मात्रा में हमने यहाँ पे प्रश्न डालने का डाला नहीं है। ये जैक बोर्ड के द्वारा इतने सारे प्रश्नों को पूछा गया है आने वाले लगभग 15 से 20 साल के आसपास में। तो उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको सिविक्स चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।